हेडिंग दिया जाए बालक ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर देखिए ये जो शब्द है ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफॉर्म से बना हुआ है। ये जो ट्रांसफार्मर आप लिख रहे हैं, ये एक वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, परिवर्तन से बना हुआ है। तो आप पीछे अगर पढ़े होंगे तो आपको बताया गया था कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है। ये ट्रांसफॉर्म कर देता है, बदल देता है, किस में? तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। क्लियर है बालक? तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है ट्रांसफार्मर। अब ये होता कैसे है, काम कैसे करता है, तो इसका वर्किंग बहुत ज्यादा है बालक। ट्रांसफार्मर दो तरह का हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक स्टेप अप, होता तो बहुत सारा प्रकार का है लेकिन हम लोग को दो ही पढ़ना है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज बढ़ाने का काम करता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज घटाने का काम करता है। तो आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, तो ट्रांसफार्मर क्या है, इसके बनावट, सिद्धांत एवं क्रियाविधि का वर्णन करें। क्लियर है? और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य सिद्धांत पर काम करता है। आप याद होगा, आप स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण पढ़े थे, तो उसी में यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करेगा, जिसको म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। कोई दिक्कत वाला? तो सबसे पहले परिभाषित कर लेंगे और इसके बाद इसके पार्ट्स के बारे में, इसके वर्किंग के बारे में हम लोग देखेंगे। परिभाषा लिखा जाए, लिखेंगे ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर एक विद्युतीय यंत्र है। ट्रांसफार्मर एक विद्युतीय यंत्र है, एक विद्युतीय यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को, जो विद्युत ऊर्जा को बिना किसी, जो विद्युत ऊर्जा को बिना किसी ऊर्जा हानि के, जो विद्युत ऊर्जा को बिना किसी ऊर्जा हानि के, बिना किसी ऊर्जा हानि के एक परिपथ से, बिना किसी ऊर्जा हानि के एक परिपथ से, बिना किसी ऊर्जा हानि के एक परिपथ से दूसरे परिपथ में, एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है, एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है, स्थानांतरित करता है। इसी में आगे लिखेंगे स्थानांतरण के क्रम में, स्थानांतरण के क्रम में यह, स्थानांतरण के क्रम में यह निम्न वोल्टेज को, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, उच्च वोल्टेज में तथा उच्च वोल्टेज को, तथा उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। तो याद रखेंगे बालक, अगर आपसे पूछा जाए ये बताए ट्रांसफार्मर का यूज क्या है, तो सर बिना किसी एनर्जी लॉस का हम लोग करंट को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं और भेजने के क्रम में हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये किस सिद्धांत पर काम करेगा? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करेगा। क्लियर है बालक? पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हो गया बालक। तो स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण दो पढ़े थे हम लोग। अन्योन्य प्रेरण में क्या था याद है, इसमें दो कुंडली था, ध्यान देंगे। इसमें मानिए कि इधर एक कुंडली ले लिए और एक इधर कुंडली ले लिए, तो इसमें हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगाए थे और इसमें जब चुंबकीय क्षेत्र बनता था तो अपने साथ साथ बगल वाले को भी चुंबकित कर देता था, प्रेरित कर देता था। तो यही होता है बालक। अब सवाल ये है इस ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, इसमें क्या क्या होता है, तो देख लीजिए खुद। ये आपका ट्रांसफार्मर है, पोल वगैरह पे भी देखते होंगे लगा रहता है। ये बहुत टाइप का होता है। और इसमें क्या है, तो कंजर्वेटर टैंक है, इसको एक्सपेंशन टैंक भी कहा जाता है। ब्रेथर है, मेन टैंक है, टैंक कवर है, ड्रेन ऑफ है। ये तो टोटल ट्रांसफार्मर हो गया। कूलिंग ट्यूब्स है, लो वोल्टेज बुशेस है, यही सारा है। तो सवाल ये कि सर इसमें किसका क्या काम है, ये वर्किंग कैसे करता है। तो ध्यान देंगे बालक, ये जो आप कंजर्वेटर टैंक देख रहे हैं इसमें हम लोग ऑयल डालते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल। इसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर पहले तो कॉइल रहेगा, मोटा मोटा कॉइल रहता है, कॉइल का बाइंडिंग रहता है। डिपेंड करता है कि आप कितना उस पर लोड देते हैं, लोड के हिसाब से 1 फेज रहता है, सिंगल फेज रहता है, ठीक है, 3 फेज रहता है, जैसा लोड रहेगा वैसा रहता है। तो यहाँ पे जितना टर्मिनल देख रहे हैं जैसे 1 2 3, तो इसमें 3 कॉइल होगा, इसके जस्ट नीचे रहता है। और ये कॉइल का जो बाइंडिंग होता है ये पूरा तरीके से ऑयल में डुबाया रहता है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं बीच वाला ये मेन टैंक होता है, ये वाला, इसमें पूरा यहाँ तक तेल भरा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब करंट जाएगा और करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो काफी हीट जनरेट करता है, तो काफी गर्म हो जाएगा तो तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा, आग लग जाएगा इसके अंदर। तो इसको कूलिंग रखने के लिए, इसको ठंडा रखने के लिए इसके अंदर यहाँ से देखिए यहाँ पे एक वाल्व रहता है, यहीं से हम लोग तेल डालते हैं और जो पाइप है इसके सहारे मेन टैंक में आ जाता है। अभी और सारा डायग्राम होगा जिसमें ये साफ साफ दिखेगा, ये थोड़ा बड़ा साइज में है, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये पहले वाले में भी था, इस डायग्राम में भी था। तो ये करता क्या है बालक, तो जब इसके अंदर करंट आता है और जो ऑयल रहता है वो बॉइलिंग करेगा, बॉइलिंग करके एक्सपेंशन करता है। जब खोलने लगेगा तो फैलेगा ना जी तेल, तो खोल कर जब फैलता है तो कूलिंग के लिए ये जो होता है आप देख सकते हैं ड्रेन ऑफ, ये जो साइड वाला कूलिंग ट्यूब दिया रहता है, मतलब ऑयल जो है इससे होकर यहाँ से फिर मेन टैंक में आएगा, यहाँ से गर्म होकर इसमें आएगा फिर मेन टैंक में। तो सवाल ये है कि सर इसका काम क्या है, तो ऑयल को ठंडा करना, ठीक है। जब ऑयल काफी टेम्परेचर पर बॉयल होता है तो एक्सपेंड होगा, फैलेगा और इन सब ट्यूब से होते हुए घूमते हुए अब जैसे जैसे घूमेगा तो देखिए इसके बीच में गैप आप देख रहे होंगे, इस गैप में हवा रहता है, तो इसके संपर्क में जो हवा आएगा वो गर्म हो जाएगा। तो हवा क्या करेगा कि इस ट्रांसफार्मर से ये जो आप कूलिंग ट्यूब्स देख रहे हैं इससे टेम्परेचर ले लेता है। ये एक डायग्राम और मिलेगा, कहाँ आपके फ्रिज के पीछे देखिएगा तार ऐसे घुमाया रहता है, उसमें भी यही होता है। उसमें भी क्या होता है कि जब नीचे से ज्यादा टेम्परेचर से प्रेशर दिया जाता है तो ऊपर जाते जाते वो कूल हो जाता है, तो उसका पाथ थोड़ा सा लंबा किया जाता है कि जाने के क्रम में वो हवा के संपर्क में आए और उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, डाउन हो जाए। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पर जो ये देख रहे हैं रॉड जैसा, ये ट्यूब जैसा देख रहे हैं, इसको कूलिंग ट्यूब कहा जाता है। जब ये ट्रांसफार्मर में ऑयल काफी ज्यादा बॉयल होगा, ठीक है, तो वो फैलना चालू करता है, एक्सपेंशन होता है। तो एक्सपेंशन होगा तो ये कंजर्वेटर टैंक में भी आता है, इसको एक्सपेंशन टैंक कहा जाता है। इसमें भी थोड़ा सा ऊपर उठता है और यहाँ से जब गर्म होगा तो ये ट्यूब में आएगा, ऊपर से नीचे, अब फिर मेन टैंक में आ जाता है। ऊपर से नीचे आएगा और फिर ये मेन टैंक में आ जाएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये प्रोसेस चलते रहता है। और जब यहाँ से यहाँ आएगा तो देखिए बीच में एक गैप है, गैप होने का मतलब सब गैप में एयर है और एयर क्या करेगा, इस सबसे टेम्परेचर खींच लेगा बालक। चलिए बात करते हैं सर इसके अंदर रहता क्या है, ये काम कैसे करता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए ये जो ट्रांसफार्मर होता है थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर तो आप देख लिए, अब ये देख लीजिए इसका बुश है, एसटी बुशिंग, मतलब हम लोग जो कनेक्ट करते हैं इसी के साथ कनेक्ट करते हैं। और देखिए 3 है, इसका मतलब इसके अंदर जो कॉइल का बाइंडिंग होगा वो 3 होगा।
कॉइल का बाइंडिंग थोड़ा सा देखते हैं। निकल रहा है इसके अंदर से, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर से इसको निकाला जा रहा है 1 2 3 तीन लेयर में है, और इसका एक ऊपर बनता है, ये सेकंड हो गया, वो थर्ड हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा बाइंडिंग सेपरेट है और सबको कनेक्ट करके इसका पावर बढ़ाया जाता है। एक ही कॉइल नीचे से ऊपर तक नहीं रहता है, अलग अलग लेयर का बाइंडिंग किया जाता है। मान ली कभी खराब हो गया तो अब एक खराब हो जाएगा तो टोटल चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे अगर मान ली ये खराब है तो बस इतना हमको चेंज करना होगा। समझ में आ रहा है? तो सब बाइंडिंग अलग अलग है और सबको कनेक्ट करके यहाँ पे पावर बढ़ा दिया जाता है। तो ये इसी के अंदर से निकाला जा रहा है। निकलने के बाद थोड़ा सा ये डायग्राम देख लीजिए। अब ये वेयर हाउस है, मतलब जहां पर इसका मरम्मत वगैरह होता है, इसलिए दिखाया जा रहा है, टांग के निकाला जा रहा है मशीन से, क्योंकि काफी हैवी होता है। अब सवाल ये है कि सर इसके अंदर आप बोले हैं कि ऑयल रहता है, तो बिल्कुल ऑयल रहता है, देखिए भरा हुआ है। ठीक है, इसको नेफ्था ऑयल कहा जाता है। ठीक है, ये नेफ्था ऑयल रहता है और ये क्या करता है तो ट्रांसफार्मर को कूल रखता है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा वोल्टेज आ जाएगा इसके अंदर तो ये गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा और इसके अंदर आग ना लग जाए, तो इसको सेफ रखने के लिए हम लोग पूरा भर देते हैं। ठीक है, इसको पूरा भरेंगे और इतना ही नहीं भरते हैं, इसमें ये जो कंजर्वेटर टैंक देख रहे हैं इसमें भी आधा भर दिया जाता है, यहाँ तक भर दिया जाता है। क्यों भर दिया जाता है? हो सकता है कि आपका ट्रांसफार्मर में मतलब जो बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसमें ऑयल का कुछ अमाउंट जो होता है वो आपका मतलब लीक भी कर जाता है। हो सकता है कहीं लीक कर जाए या सिस्टम एब्जॉर्ब कर ले, तो जब सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसमें तेल का कमी हो जाएगा और तेल के कमी होने से उसमें एयर चला जाएगा। एयर जैसे ही जाएगा तो उसमें आपको एक सल्फिल ह्रास पढ़ाया गया था, ठीक है, वो बन जाता है, या उसमें एडी वेव्स जनरेट होता है। जहां पर गैप मिल जाएगा ना इसके अंदर, वहां पर भंवर धारा उत्पन्न हो जाता है और भंवर धारा क्या करेगा तो इसमें लौह क्षय कर देगा, ताम्र क्षय कर देगा, फ्लक्स का रिसाव कर देगा। तो इसके अंदर कोई गैपिंग हम लोग नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जहां गैप मिला वहां पर भंवर धारा बन जाएगा और भंवर धारा क्या करेगा, आपके ट्रांसफार्मर का काम करने की क्षमता कम कर देता है, घटा देता है। तो यही है। अब इसके अंदर अगर आपको इसको बनाना है, कुछ करना है, तो पहले इसका ऑयल बाहर निकालना होगा। देखिए बाल्टी रखा हुआ है निकालने के लिए, ठीक है, अगले प्रोसेस में इसको निकाला जाएगा। अब सवाल ये है कि सर इसके अंदर हम लोग देखे हैं कुछ इस तरीके से, ये क्या है, इसको ब्रेथर कहा जाता है, अभी आप ऊपर वाले डायग्राम में देखे होंगे। और एक देखिए नोजल है यहाँ पर, तो इसमें देखिए यहाँ पे घड़ी मीटर जैसा आप देख सकते हैं, मीटर लगा रहता है। मीटर क्या बताएगा तो इधर ऑयल का अमाउंट बताता है, प्रेशर बताता है। अगर इसके अंदर तेल कम होगा तो ये बता देगा कि इतना तेल का लेयर है या इतना कम है, हम लोग उसको फिर से क्या कर देता है, फिलअप, क्योंकि इसके अंदर तेल कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि तेल कम होगा तो फिर कूलिंग कम हो जाएगा, कूलिंग कम होगा तो आग लग जाएगा। अब देखिए ये ब्रेथर है, ब्रेथर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे तो ध्यान देंगे। इसके अंदर कभी कभी क्या होता है, क्योंकि इसका तो फंक्शन बहुत ज्यादा होगा, इसके अंदर हो सकता है कि कभी ऑयल का मात्रा कम हो जाए, ठीक है, और ये जो ब्रेथर है इससे इसके अंदर ऑक्सीजन भी चला जाता है। तो ऑक्सीजन जाएगा तो ऑक्सीजन जाकर रिएक्ट कर जाता है सिस्टम के साथ, ऑक्सीडाइज कर देगा और ऑक्सीडाइज करने पे हिस्टेरिसिस लॉस होता है, सैथिल क्षय होता है। तो इसके अंदर हवा नहीं जाए इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए देखिए एक नोजल टाइप का यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है, नोजल टाइप का लगाया हुआ है। ये नोजल में सिलिका जेल भरा जाता है। इस सिलिका जेल क्या होगा कि जब एयर इसके अंदर जाएगा, जब एयर इसके अंदर जाता है तो ये मॉइस्चराइजर को ऑब्जर्व कर लेगा, मतलब एयर अंदर जाएगा तो उसमें नमी को सोख लेता है और नमी में ही ऑक्सीजन होता है, जानते हैं। ये क्या करेगा, नमी को सोख लेगा और अंदर एयर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि कूलिंग करेगा। हमको क्या नहीं करना है, तो अंदर ऑक्सीजन नहीं भेजना है, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो वो ऑक्सीडाइज कर देगा सिस्टम को खराब कर देगा। ऑक्सीकरण अवकरण पढ़े होंगे आप। अब सवाल ये है कि सर ऑक्सीजन में मतलब ये तो मॉइस्चराइजर को रोक देगा, नमी को रोक देगा, लेकिन धूल कण जाएगा तब क्या होगा, तो इसके कैप पर यहाँ पर एक ऑयल का लेयर लगा दिया जाता है। ये ऑयल क्या करेगा कि जितना डस्ट पार्टिकल है सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, सबको रोक लेता है। और इसके अंदर का सिलिका जेल क्या करेगा, मॉइस्चराइजर को कम कर देगा, तो फ्रेश एयर अंदर आपका जाएगा। तो जब एयर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
ये ब्रेथर क्या है समझिए, कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर का तेल जो है बहुत ज्यादा बॉयल हो जाता है, बहुत ज्यादा बॉयल होगा तो ये कंजर्वेटिव टैंक में ऊपर आता है, इसको एक्सपेंशन टैंक भी कहते हैं, इसमें भी ऊपर उठता है, इसमें आधे भरा जाता है, पूरा नहीं भरा जाता है, क्यों? गर्म होगा तो फैलेगा। तो कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा बॉइलिंग अगर रहता है तो हाई प्रेशर से यहाँ से बाहर आ सकता है, अगर ये नहीं दिया जाए तो ब्लास्ट कर जाएगा। मान लीजिए प्रेशर कुकर के अंदर आप सीटी नहीं दे, उसको ब्लॉक कर दे तो ब्लास्ट कर जाएगा, देखे होंगे सीटी को भी जाम हो जाता है तो कुकर फट भी जाता है। तो उसमें एक वाल्व दिया रहता है जस्ट उसके पीछे कि अगर अंदर प्रेशर ज्यादा है, हो सकता है कि आपका सीटी खराब है, ऊपर नहीं उठा, तो वाल्व तुरंत क्या हो जाता है, फट जाता है और उससे जो अंदर का प्रेशर है वो बाहर निकल जाता है। नहीं निकलेगा तो दुर्घटना हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब हम एक जगह गए थे, गैस के ही दुकान पे थे, तो एक आदमी आया बोला कि देखिए ना मेरा ये वाल्व बार बार कैसा दे रहे हैं कि खराब हो जा रहा है, ऐसा दीजिए कि नहीं खराब हो। तो कहेगा नहीं खराब होगा तो विस्फोट कर जाएगा, ये खराबे होने के लिए दिया हुआ है। तो कह रहा है कि क्यों? बोला कि ये बताइए कि आपका अगर प्रेशर कुकर का सीटी नहीं उठ रहा है, क्यों? क्योंकि आपको हो सकता है कि अंदर जाम हो, तो ये फट जा रहा है तो सही ना है जी कि आप बच जा रहे हैं, नहीं तो कुकर फट जाएगा। अगर वाल्व नहीं दिया रहा है, पीछे वाला एक रबड़ का वाल्व होता है, वो नहीं दिया रहा है तो कुकर ब्लास्ट कर जाएगा। तो बोला कि आप सीटी अपना ठीक कीजिए, वहां से अगर नहीं निकलेगा प्रेशर, वहां से अगर वेपर नहीं निकलता है तो उसको निकलने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, तो जहां पर उसको कम प्रेशर का जगह रहता है वहीं से वो क्या कर जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इसी तरीके से जब ऑयल का बॉइलिंग ज्यादा होता है, ज्यादा ऊपर उठेगा तो इसी से कहा जाएगा, बाहर आ जाता है। क्लियर है वाला? तो यही सारा है। अब बाहर से देखने पे कुछ इस तरीके का हमको दिखता है, ठीक है। और देखिएगा तो ये है, और ये जो देख रहे हैं ये सारा कूलिंग ट्यूब है, अभी हम बताए हैं ये पूरा भरा रहता है और यहाँ से ऐसे जाएगा होते हुए फिर मेन टैंक में आ जाता है चारों तरफ से। एक चीज और, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बड़ा बड़ा हैवी लोड का होता है इसमें पंखा वगैरह भी लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये काफी हीट जनरेट करता है बालक, ठीक है। तो इसके कूलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, फैन वगैरह भी लगाते हैं। गर्मी के मौसम में जाकर ग्रिड में देख लेना, कूलर लगाया रहता है, ठीक है, कूलर पंखा लगाया रहेगा। क्यों? कूलिंग करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर इतना ज्यादा लोड होता है कि ये हीट जनरेट करता है और उस हीट से ये ब्लास्ट भी हो सकता है। तो कूलिंग करने के लिए ये सारा सिस्टम हम लोग लगाते हैं। क्लियर वाला? अब ये इसके अंदर का डायग्राम है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो अभी आपको बताया था कि ये देखिए 3 बुश है, इसी से हम लोग लोड को कनेक्ट करते हैं, और ये 3 कॉइल है, ये तीनों इन तीनों बुश से जुड़ा हुआ रहेगा। और ये देखिए ट्यूब जैसे आपको दिख रहा है रेड कलर से, ये ऐसे जाता है फिर ऐसे आके मेन टैंक में, यहां से गया फिर ऐसे आके मेन टैंक में ऑयल, मतलब टोटल ऑयल इसी में आपका रहेगा। चलिए ये भी आप कॉइल ही है जो हम लोग देख रहे थे, ये बहुत सारा कॉइल बना के रखा हुआ है। फिर ये छोटा ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग कॉइल का बाइंडिंग किए हैं। इसके बाद ये ट्रांसफार्मर का बहुत सारा टाइप है, ठीक है, अलग अलग टाइप का होता है। चलिए हमको जो पढ़ना है ये पढ़ना है, हम जो पढ़ेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कुछ इस तरीके के ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ने वाले। इसमें क्या होता है कि 2 तरह का कॉइल होता है, ठीक है, एक होता है प्राइमरी कॉइल, एक होता है सेकेंडरी कॉइल। अब सवाल ये है कि सर ये ट्रांसफार्मर बना है तो इसका मेन पार्ट के बारे में थोड़ा सा बात किया जाए। तो इसमें सबसे पहले सॉफ्ट आयरन कोर, जो यहाँ पे स्क्वायर जैसा देख रहे हैं, ये अलग अलग प्लेट होता है, ठीक है, ये आधा अलग प्लेट है, नीचे वाला अलग प्लेट है। इसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट करके, जैसे कॉपी में बहुत सारा पेज होता है तो दूर से अगर देखा जाए तो आपका कॉपी ये मोटा दिख रहा है ना जी, लेकिन ये अलग अलग पेज से बना हुआ है। उसी तरीके से ये जो आप देख रहे हैं कि इतना मोटा है, ये अलग अलग सॉफ्ट आयरन कोर से बना हुआ है। अगर प्रैक्टिकल देखना है तो देखिए मेरे हाथ में ही है, इधर से आप देखिएगा, ठीक है, तो आपको अलग अलग दिख रहा होगा। इस लग रहा है कि बहुत सारा कंबाइंड किया हुआ है, बिल्कुल इसको देख सकते हैं, नट से कसा हुआ है। नट खोलिएगा तो सारा ये अलग हो जाएगा, बीच वाला अलग हो जाएगा, किनारे वाला अलग हो जाएगा। तो सवाल ये है कि सर ये अलग अलग काहे हैं, हम एक ही काट के लोहा का बना देते हैं। तो इसलिए वाला कि 2 ब्लेड के बीच में एक इसमें लैमिनेटेड कोर दिया गया, मतलब प्लास्टिक जैसा एक आवरण है, ठीक है, जो कि विद्युत रोधी होता है। इसमें क्या होता है कि जब एक गर्म हो जाएगा लोहा तो दूसरे लोहे को गर्म होने से ये बचाता है।
क्योंकि जल्दी ये हीट नहीं हो, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं कॉइल का बाइंडिंग है, दिख रहा है इधर कॉइल का बाइंडिंग है, तो इधर भी कॉइल है इधर भी कॉइल है, तो एक को बोलेंगे हम लोग प्राइमरी, एक को बोलेंगे सेकेंडरी। जिधर से देखिए प्राइमरी क्या है, जिधर हम लोड रिसीव करते हैं। अगर आपका बिजली के पोल से मीटर में आया, मीटर से कनेक्शन में आया, तो याद रखेंगे जो अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई में आता है वो आपका प्राइमरी कॉइल में आएगा, और जिधर से हम लोग रिसीव करते हैं, जिससे हम लोग करंट लेते हैं, ठीक है, वो हमारा सेकेंडरी हो जाता है, याद रखिएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सर सॉफ्ट आयरन कोर है और ये लैमिनेटेड है, मतलब हर कोर के बीच में एक आपका इंसुलेटिंग मटेरियल डाला हुआ है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये जल्दी आपस में गर्म नहीं होगा, एक हीट होगा तो दूसरा हीट होने में थोड़ा समय लग जाएगा। और इसके ऊपर देखेंगे फाइनली, तो सबसे लास्ट में आपको ये कागज जैसा दिख रहा है, ये भी एक तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। जितना इसमें कॉइल का बाइंडिंग होगा, हर एक बाइंडिंग में इसको दिया जाता है। इससे क्या होगा कि अगर एक लेयर का वायर गर्म हो गया तो दूसरा लेयर वाला जल्दी गर्म नहीं हो, क्योंकि जल्दी जल्दी गर्म होगा तो उसके अंदर भंवर धारा बन जाएगा, और भंवर धारा बहुत तरह का ऊर्जा का हानि कर देता है बालक। कोई दिक्कत? तो ये और ये बिल्कुल एक ही है, ठीक है। एक तरफ क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा सेकेंडरी है, इधर लोड देते हैं, और ये हमारा प्राइमरी है बालक, ठीक है। एक तरफ का हम हटा चुके हैं देखने के लिए, एक तरफ का हमें ये जो हमारा इंसुलेटिंग पेपर था उसको हटा दिए हैं, लेकिन दूसरे तरफ आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है। और इसके अंदर लिक्विड वगैरह भी डाला जाता है कॉइल को ठंडा रखने के लिए, इसको वर्निश कर दिया जाता है। वर्निश मतलब इसके ऊपर एक लेप लगा दिया जाता है कि जल्दी गर्म नहीं हो। और ध्यान देंगे, आप देख सकते हैं वायर में एक यहाँ पर इंसुलेटिंग कैप लगाया गया है, इस तरीके का कपड़ा जैसा होता है। तो सवाल ये है कि सर ये क्या होता है? तो देखिए, ये ट्रांसफार्मर जहां रहेगा हीट जनरेट करेगा, आपको पहले भी पढ़ाया गया है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है। तो इसके हीट से इसके अंदर का करंट, इसके अंदर का वोल्टेज चेंज ना हो, ठीक है, वो प्रभावित ना हो, इसके लिए कैप लगाया जाता है, ठीक है, ताकि ये इसके हीट से, इसके इफेक्ट से मतलब ये प्रभावित ना हो। और इसीलिए हम लोग फैन वगैरह भी डाल देते हैं, ये अंदर का जो भी टेम्परेचर होगा उसको कहां निकाल लिया जाएगा, बाहर। समझ में आ रहा है बालक? तो ये है आपका ट्रांसफार्मर, और इसका दो तरह का काम होता है, वोल्टेज बढ़ाना, वोल्टेज घटाना। तब सवाल ये है कि कब बढ़ेगा? तो ध्यान देंगे, वोल्टेज बढ़ाया जाता है कैसे, सुन लीजिए। बहुत भारी है जिसको हम रख दे रहे हैं, देखने में छोटा है भारी। चलिए देखिए इधर, वोल्टेज कब ज्यादा होगा और वोल्टेज कब कम होगा, इसको थोड़ा समझेंगे। तो अगर कहा जाए कि वोल्टेज सब बढ़ाना है, तो बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर का नाम होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अप मतलब ज्यादा। अब इसके लिए क्या होगा, तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होना चाहिए। यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होना चाहिए, अब प्राइमरी में कम होना चाहिए। प्राइमरी में जो फेरों की संख्या है कम होना चाहिए, और सेकेंडरी में ज्यादा होना चाहिए, तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। और वोल्टेज घटाना है तो याद रखेंगे, प्राइमरी कॉइल में ज्यादा टर्न होना चाहिए और सेकेंडरी कॉइल में कम। तो घटाना है तो आप फेरों का संख्या घटा दिए, और बढ़ाना है तो फेरों का संख्या बढ़ा दिए। क्योंकि आपको पीछे भी बताया गया था कि चुंबकीय क्षेत्र किस पर डिपेंड करता है, तो वृत्ताकार कुंडली पर, कि कुंडली कितना है, ज्यादा है कि कम है। अगर कुंडली में फेरों का संख्या अधिक होगा तो अधिक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ठीक है। अगर कुंडली में फेरों का संख्या कम होगा तो कम चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर है वाला? तो ये है बहुत टाइप का, ठीक है, आपको दिखा भी दिए। ये ट्रांसमिशन है कि हमारे घर तक बिजली कैसे पहुंचता है, ठीक है, कहां बनता है, पावर स्टेशन से, पावर ट्रांसफार्मर से, ये ट्रांसमिशन लाइन कहलाता है। ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हमारे घर पर पहुंचता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि है बहुत सारा इसमें। और ये ट्रांसफार्मर का टाइप हो गया, आप अभी दो ही पढ़िएगा, स्टेप अप स्टेप डाउन। लेकिन देख सकते हैं कि उसके, देखिए यही हमको पढ़ना है, बेस्ड ऑन टर्न रेशियो। टर्न मतलब फेरों की संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर देखिए कितना है, तो 1 2 3 है, लेकिन हमको पढ़ना है 2, कम वाला ज्यादा वाला। फिर कंस्ट्रक्शन के आधार पर है, नंबर ऑफ फेज के आधार पर है, ठीक है, टाइप ऑफ सर्विस के आधार पर है, और कूलिंग मेथड के आधार पर है। इतना आधार पर बांटा गया है,
लेकिन इसमें से आपको दो पढ़ना है जिसका नाम है स्टेप अप और स्टेप डाउन, और इससे बहुत सारा हानि भी होता है जो कि ये सारा हानि है। तो हम लोग बात करेंगे एक एक करके, आगे कुछ लिखना होगा। हेडिंग दिया जाए ट्रांसफार्मर के प्रकार, परिभाषा हो गया, लिखेंगे ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर के प्रकार हो गया बालक। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे ट्रांसफार्मर के मुख्य रूप से, ट्रांसफार्मर के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, ट्रांसफार्मर के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं जो निम्न हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं जो निम्न हैं, जो निम्न है। तो पहला का नाम है, पहला का नाम है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और इसको इंग्लिश में स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा जो होगा अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर, इंग्लिश में स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। तो देखिए डाउन से समझ में आ रहा है कि ये कम करने वाला है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो डाउन मतलब कम करेगा और अप मतलब ज्यादा। पहले वाले को परिभाषित करेंगे एक नंबर में, एक नंबर में लिखा जाए ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो ये क्या करता है, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदल देगा बालक। और याद रखेंगे करंट के साथ उल्टा रिलेशन, अगर आप वोल्टेज को निम्न से उच्च कर रहे हैं तो करंट में उच्च से निम्न कहेंगे, ठीक है। करंट को क्या कहेंगे, उच्च से निम्न। तो लिखा जाए, लिखेंगे वह ट्रांसफार्मर, वह ट्रांसफार्मर जो उच्च धारा की, वह ट्रांसफार्मर जो उच्च धारा की, वह ट्रांसफार्मर जो उच्च धारा की निम्न वोल्टता को, उच्च धारा की निम्न वोल्टता को, निम्न वोल्टता को निम्न धारा की, निम्न धारा की उच्च वोल्टता में, निम्न धारा की उच्च वोल्टता में, निम्न धारा की उच्च वोल्टता में परिवर्तित, परिवर्तित करने में, परिवर्तित करने में, परिवर्तित करने में प्रयोग होता है, परिवर्तित करने में प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर, उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है, उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करेगा, लो वोल्टेज को कन्वर्ट कर देगा किसमें, हाई वोल्टेज। यहां लिख भी लेंगे सर, ये लो वोल्टेज को कन्वर्ट कर देगा किसमें, हाई वोल्टेज में। लिख लीजिए इसको, लिख लेंगे कि ये लो वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट करेगा, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। हो गया बालक।
दूसरा वाला अपसाइड ट्रांसफार्मर, तो ध्यान देंगे ये जो है हाई वोल्टेज को क्या कर देगा, लो में कन्वर्ट कर देगा, ज्यादा को कम कर देगा। अब क्यों कम करेगा इसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे, पहले परिभाषित किया जाए। अपसाइड ट्रांसफार्मर बोला जाए बालक, वह ट्रांसफार्मर जो निम्न धारा की उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च धारा की निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित करता है, उसे अपसाइड ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अब ये क्या करेगा बालक, ये हाई वोल्टेज को, ये जो है हाई वोल्टेज को कन्वर्ट कर लेगा किसमें, लो वोल्टेज में। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। अब इसके बाद क्या देखना है, तो इसका बनावट, कंस्ट्रक्शन। तो देखिए इसमें तो बहुत सारा पार्ट होता है। अभी पोल वाला देखे तो वो अलग था, हम लोग को ये पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हमको बेसिकली इसके कॉइल के बारे में समझना है। तो ध्यान देंगे ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें मेन पार्ट तो ये दिखाई दे रहा है, सॉफ्ट आयरन कोर, ये जो नर्म लोहा है, ठीक है, इसका ये कोर हमको दिखाई दे रहा है, एक हो गया। दूसरा हो गया प्राथमिक कुंडली, और इसके बाद तीसरा हो गया द्वितीय कुंडली। तो इसमें तीन मेन पार्ट का हम बात करेंगे, कौन कौन, तो कोर हो गया, प्राथमिक कुंडली हो गया और द्वितीय कुंडली, इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो यही आपका ट्रांसफार्मर है। आप जितना स्टेबलाइजर यूज करते हैं, ठीक है, इन्वर्टर यूज करते हैं, जितना हैवी मशीन हम लोग यूज करते हैं उस सब में ही रहता है। स्टेबलाइजर वगैरह खोलिएगा तो आपको ये दिख जाएगा। हेडिंग दिया जाए, हेडिंग देंगे ट्रांसफार्मर के बनावट है। तो बनावट में तो हम लोग तीन ही पार्ट देख रहे हैं। अभी पोल वाले ट्रांसफार्मर का बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो अलग है, समझाने के लिए आपको बता दिया गया है। लेकिन हम लोग ये जो कॉइल का बाइंडिंग करते हैं, जो हम लोग इलेक्ट्रिक के कंपोनेंट में यूज करते हैं, इसी की बात करेंगे। हो गया बालक, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग निम्न हैं। ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग निम्न हैं, और डैश दे दिया जाए। और एक नंबर में लिखेंगे परतदार क्रोड, इसको कहा जाता है लैमिनेटेड क्रोड, लैमिनेटेड क्रोड, परतदार क्रोड। तो लैमिनेटेड कोर जो होगा ये अलग अलग रहता है, उसको हम लोग लैमिनेट करके ही लगाते हैं। और ये भी आपको बता दिए कि एक ही लोहा क्यों नहीं लेंगे, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। अगर माने कि इसको लैमिनेटेड कोर को हटा के एक ही लोहे का टुकड़ा ले लिया जाए,
तो उसमें क्या होगा कि ठोस में क्या होता है, संचरण। संचरण में बहुत तेजी से ऊष्मा का प्रसार होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, परतदार क्रूड का। तो लिखेंगे, लिखा जाए ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे के, ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे के पत्तियों से, ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे के पत्तियों से, नर्म लोहे के पत्तियों से बनाया गया आयताकार, बनाया गया आयताकार रचना, बनाया गया आयताकार रचना परतदार क्रूड कहलाता है। आयताकार रचना परतदार क्रूड कहलाता है, परतदार क्रूड कहलाता है, जिसकी पत्तियां, परतदार क्रूड कहलाता है जिसकी पत्तियां एक दूसरे से, जिसकी पत्तियां एक दूसरे से विद्युत रोधी, एक दूसरे से विद्युत रोधी रखी जाती हैं, एक दूसरे से विद्युत रोधी रखी जाती हैं। विद्युत रोधी मतलब एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना चाहिए, उनके बीच में हम लोग कोई इंसुलेटिंग मटेरियल जो उष्मा का चालक नहीं हो, ठीक है, जो विद्युत को रोकने वाला हो, उष्मा को रोकने वाला हो, तो उसको विद्युत रोधी कहेंगे। इसी में आगे लिखा जाए पत्तियों को, इसी में आगे लिखेंगे पत्तियों को विद्युत रोधी रखने से, पत्तियों को विद्युत रोधी रखने से भंवर धाराएं, पत्तियों को विद्युत रोधी रखने से भंवर धाराएं कम उत्पन्न होती हैं, भंवर धाराएं कम उत्पन्न होती हैं, भंवर धाराएं कम उत्पन्न होती हैं, जिससे विद्युत ऊर्जा का व्यय, जिससे विद्युत ऊर्जा का व्यय कम होता है, जिससे विद्युत ऊर्जा का व्यय कम होता है। हो गया बालक। अब इसका डायग्राम है, डायग्राम थोड़ा सा देख लीजिए। व्यय मतलब खर्च होता है, बनाइए डायग्राम।
ध्यान देंगे, ये हमारा एसी सोर्स है और ये लोड होता है, मतलब यहां से हम लोग आउटपुट ले जाते हैं, आउटपुट, और ये हमारा इनपुट है। ये जो है आपका परतदार क्रोड है। इसमें ये जो कॉइल है इसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक कुंडली, उधर होगा द्वितीयक कुंडली। तुम्हारा एग्जाम है ना जी, चलो जा, छोड़ देगा क्या एग्जाम, जाओ। ध्यान देंगे, तो यहाँ पर दो कुंडली हम लोग यूज कर रहे हैं, एक प्राथमिक कुंडली होगा, प्राथमिक कुंडली, और ये है प्राथमिक कुंडली, और इसके बाद चलिए चलिए खुश रहो। चलिए, द्वितीय कुंडली, प्राथमिक कुंडली, परतदार क्रोड हो गया कंप्लीट। नहीं जल्दी जल्दी 5 मिनट है अभी। हो जाएगा तो इसके बाद प्राथमिक कुंडली को परिभाषित करेंगे, फिर द्वितीय कुंडली को परिभाषित करेंगे। हो गया वाला, तो हो गया तो छोड़ दीजिए, अगले ही क्लास में करेंगे क्योंकि ये खत्म नहीं होगा अभी। और इसमें इसका कंस्ट्रक्शन के बाद इसका यूज है, लॉसेस है, लॉस कैसे होता है, बस रोक दीजिए बालक। भेज दिया जाएगा, जा जा जा। हाँ, फोटो खींच लो अपना, बना लेना और मेरे पास भी भेज देना, हम भेज देंगे।